बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बात करनी है आज हमने एफ आई एन 621 के लेक्चर नंबर 23 और 24 की। 23 वाला तो प्रीवियस 22 की ही आगे थोड़ा सा कंटिन्यू है, बल्कि 23 वाला हम 22 के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चूंकि लेक्चर मौजूद है तो हम इसको गो थ्रू करते हैं और 24 वाला करते हैं आज। ठीक है, इंशाल्लाह ये दो लेक्चर्स कवर अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लेक्चर नंबर 23, एनुअल रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय बिजनेस। बिजनेस जो एनुअल रिपोर्ट्स जनरेट करता है, इसके हवाले से हमने पढ़ा था कि एनुअल रिपोर्ट्स तो हम जानते हैं कि उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है। और सम हो कुछ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी बनाते हैं। और फिर इनका एडिशनल आता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमने लेक्चर नंबर 19, 20, 21, 22 इन चारों लेक्चर्स में पढ़ा है। तो उनको जब हम ये रिपोर्ट्स जनरेट कर चुके हैं, उसके बाद हमारा उन रिपोर्ट्स को चेक करने का आता है। हम प्रीवियस लेक्चर में यही बात कर रहे थे कि एक ऑडिटर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन हमारे उन अकाउंट्स को चेक करता है। ये कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है। कल को आप में से भी कोई ना कोई बिजनेस करेगा तो वो इस चीज को ध्यान में रखे कि पाकिस्तान के अंदर जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं ना, कोई भी बिजनेस आप सोल ट्रेडरशिप रजिस्टर्ड कराएं, पार्टनरशिप कराएं, उसका कोई फर्क नहीं है। वो दोनों बिजनेस करें, रजिस्टर करवाएं ना कराएं, फर्क नहीं पड़ता। एक तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके अकाउंट्स भी सालाना आपको ऑडिट करवाने पड़ते हैं, वो मैंडेटरी है। पाकिस्तान का इदारा है SCCP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस इदारे के पास ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और वो इदारा रिक्वायर करता है, सालाना आपको नोटिस भी आते हैं अगर आप अपने अकाउंट्स उसको सबमिट नहीं करवाते। प्राइवेट कंपनी को तो नोटिस आएगा, और पब्लिक कंपनी अनलिस्ट कर दी जाएगी। पब्लिक कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा लोगों का होता है। तो उनको तो अकाउंट्स हर हाल में सबमिट करने पड़ते हैं, पब्लिश करने पड़ते हैं, अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बड़े उनके की पंजाबी चोचले होते हैं। खैर, जाहिर सी बात है वो बिजनेस भी बड़े लेवल का है ना, वो करोड़ों के अरबों के बिजनेसेस हैं। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप लाखों का या चंद करोड़ का बिजनेस कर रहा होता है, तो सब वो चीजें डिफरेंट होती हैं। खैर, हम आते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो वो चार तरह की रिपोर्ट दे सकता है। पहली रिपोर्ट है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, के ऑडिटर को रिपोर्ट आपके स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं मिला। दूसरी रिपोर्ट है जी क्वालिफाइड रिपोर्ट, के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ ब्लंडर्स मिल गए हैं। मकसद ये ऑडिटर को किस लिए बुलाया गया कि जी गलतियां ढूंढे। नहीं मिली तो ऑडिटर क्वालिफाई नहीं कर सका, रिपोर्ट उसकी अनक्वालिफाई और क्वाल होगी। अगर मिल गई है तो वो अपने जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद उसने पूरा कर लिया, तो रिपोर्ट उसकी क्वालिफाइड होगी। एडवर्स रिपोर्ट, कि जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ही अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनी हो, तो जो उसकी रिपोर्ट होगी दैट इज कॉल्ड एडवर्स रिपोर्ट। डिस्क्लेमर होता है कि जब वो उसको वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड ना की जाए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना दी जाए, तो वो जो रिपोर्ट देगा, ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वेरियस रीजन। कई रीजंस कि जी मेरे मैं इन रिपोर्ट्स को क्यों नहीं चेक कर सका, मुझे डाटा पूरा नहीं दिया गया, जो भी इशू है वो बताए, तो उस रिपोर्ट को डिस्क्लेमर कहते हैं। अब ये चारों रिपोर्ट्स को यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि रिपोर्ट किस तरह, ये बेसिकली उनकी कह लें कि थोड़ा थोड़ा है, वो हैव एग्जामिन्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अप डैश अप टू ईयर एंडेड 30 जून एंड अदर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन दीज अकाउंट्स। खैर, इनको हमें याद यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दफा रीड करना हुआ तो कर लीजिएगा आप, ताकि आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट में लिखा क्या जाता है। हम आगे अपने काम की बात पे चलेंगे। ये जी एक फॉर्मेट है। Another form of audit report is as follows। कुछ और रिपोर्ट्स जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं कि टू द स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मूसा एंड कंपनी। ऑडिटर ने स्टॉक होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम को रिपोर्ट लिखी है, तो वो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ये सारे चारों के चारों रिपोर्ट के फॉर्मेट हैं। ये भी एक रिपोर्ट का फॉर्मेट ही है कि वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनाइंग बैलेंस शीट ऑफ मूसा एंड कंपनी फॉर जनवरी जून 30 2025 एंड द रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, रिटेन अर्निंग एंड सो ऑन। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी बातें लिखी है रिपोर्ट में। फिर एंड पे सिग्नेचर करके देखिए लिखा हुआ एंड पे सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने सिग्नेचर करता है। ठीक है जी। लेसन नंबर 24 पे आते हैं। ये जी एनुअल रिपोर्ट जनरेटेड बाय बिजनेस। बिजनेस कौन सी एनुअल रिपोर्ट जनरेट करता है। एक तो हम बात, ये हमारा प्रीवियस ही चल रहा है। हम 5 रिपोर्ट्स पढ़ के आए, फिर हमने ऑडिट अकाउंट्स पढ़े, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स बिजनेस जनरेट करता है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जी 5 ईयर समरी। पिछले 5 साल की समरी भी आपको
कुछ कंपनीज की एनुअल स्टेटमेंट्स में मिल जाती है। उन्होंने नॉर्मली तो जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको एनुअल स्टेटमेंट पिछले लेक्चर में दिखाई थी, मेरे हाँ लेक्चर में 1920 में मैंने, यानी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ना हमारा, उसमें मैंने, अगर आप उस एनुअल स्टेटमेंट दोबारा देखना चाहें तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस, सॉरी, वेबसाइट से जाके वो एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी, बाकी अगर कंपनी को नहीं ध्यान में आए तो बैंक की डाउनलोड कर लें, कोई बैंक, अलाइड बैंक है, यूबीएल है, नेशनल बैंक है, व्हाट्सएवर, उनकी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जाएं और वहां से रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, उसको देख लें। खैर, आप, मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन होता है, अब 2025 की रिपोर्ट आएगी तो 2024 के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हीं की रिपोर्ट्स में अगर आप रिपोर्ट देखें तो वो दो दो 250 पेजेस की रिपोर्ट होती है। तो क्या सिर्फ उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? बिल्कुल नहीं, उनमें और बहुत कुछ होता है। तो उसमें ये 5 ईयर समरी भी मेंशन की जाती है। 5 ईयर समरी 2025 की रिपोर्ट है, तो उसमें 24, 23, 22, 21 सारे कंपैरिजन दिए जाते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस, इसमें बेसिकली ये आपका फाइनेंशियल रिव्यू भी आ जाता है और इसी के बेस पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं। The last part of annual report is also labeled as financial review. It contains information that cannot be found in the financial data. For example, internal external sources of liquidity, any material deficiencies in liquidity and suggested remedial measures. अब कुछ चीजें कंपनी की इंटरनल भी होती हैं। अब ये जो कुछ जी, हमारे पास लिक्विडिटी कम है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ रेमेडियल मेजर्स वगैरह, ये ऑडिटर ही ये रिपोर्ट भी बना के देता है, लेकिन ये रिपोर्ट्स कंपनी के लिए होती हैं कि जी आपके ये इश्यूज आ रहे हैं, ये उनके रेमेडियल मेजर्स हैं, मेरी तरफ से आप इसको इन तरह से ठीक कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन एंड एसेट रिकॉर्ड, इवेंट्स कॉजिंग मटेरियल चेंजेस इन कॉस्ट रेवेन्यू। अच्छा, एक और बात, ये जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं होती। कंपनी के पास अपने ऑडिटर भी होते हैं, जिसे इंटरनल ऑडिटर कहा जाता है। ये जो पिछला हम ऑडिट पर क्या है, ये एक्सटर्नल बंदा होता है, बाहर से कोई बंदा हायर किया जाता है कि जनाब हमारे अकाउंट्स चेक करें। लेकिन जो कंपनी के पास अपना कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंट होगा, जो कि ये सारे रिव्यूज बनाएगा इनके लिए, मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए। मैंने आपको पहले कहा कि किस लिए बनाए जाते हैं, फ्यूचर प्रोडिक्शंस के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं से को पैसा चाहिए, कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Ideally, financial statements should be reflect an accurate picture of financial position and the performance of business and should convey information useful to access the। अच्छा, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर ले हम, किसी भी लेक्चर में हम हाईलाइट नहीं कर रहे, खैर चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर करता है कि आप कितना रूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस को किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं, गैप को कितना यूज करते हैं। ये अल्टीमेटली शो करता है कि आपकी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेजमेंट टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैनेजमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी को अफेक्ट के आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और वो अवेलेबल होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। Estimate, that is choices of accounting policies, changing in accounting policies and estimates. There are also opportunity to management। अच्छा चलें, ये जो वो बातें उसने यहाँ पे की हुई हैं, ये बेसिकली क्वालिटी रिपोर्टिंग आप मैनेजमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को देख सकें, कोई चेंजिंग करनी है, कोई रेवेन्यूज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, या कोई एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं, कोई मैचिंग प्रोसेस चेंज करना है, या चेक करना है कि हमारा मैचिंग प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें फिर हमारी क्वालिटी रिपोर्टिंग जो है वो अल्टीमेटली उसमें हमें हेल्प करती है। कुछ रैम में फ्लैश टाइमर्स की लिमिटेशंस भी ऑब्वियसली होगी। ठीक है, अक्सर बात क्या होता है कि क्योंकि फ्लैश टाइमर्स रियल वैल्यू ऑफ मनी कांस्टेंट होता है उनका, यानी कि आपकी जो मनी वैल्यू है, जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ पे रुपीज़ होगा। बेशक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक बना रहा है, बेशक कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे अपने अकाउंट्स बना रही है, उसने पाकिस्तानी करेंसी में ही बनाने हैं, उन्होंने डॉलर्स में या अपनी मुल्क की करेंसी में नहीं बनाने। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इस सूरत में होती हैं। इट शुड बी नोटेड दैट नेट इनकम इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अक्सर औकात ऐसा होता है कि नेट इनकम जो है वो ना एक्यूरेट नहीं है। अक्सर औकात एस्टिमेशन होते हैं, जो प्लांट के एसेट है बुक वैल्यू और होगी, एक्चुअली उसकी वैल्यू और हो सकती है। हो सकता है प्लांट आपकी बुक वैल्यू में के अच्छी कीमत का शो हो रहा हो, लेकिन एक्चुअली कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या उसकी मिसयूज की वजह से वो खराब हो गया हो। तो बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स में शो हो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली हो सकता है आपके पास ना हो, या एक्चुअली आपके पास हो वो बुक्स में जीरो हो गई हो। ठीक है,
एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल थी, 5 साल में उसको डेप्रिसिएट करके आपने जीरो कर दिया, लेकिन आप स्टिल उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये चीजें भी फिर लिमिटेशन कैसे आती है कि हर चीज एक्यूरेट शो नहीं होती। Fresh statements have limitation that assessment of future profitability is not possible by reading these. फ्रेंच स्टेटमेंट से ही आप फ्यूचर प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ खुद भी एक्सपीरियंसेस चाहिए होंगे। फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज ऑफ कंपाइटर्स, बहुत सी चीजें होती हैं जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। सिर्फ फ्रेंच स्टेटमेंट्स देख के आप फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। One and other limitation of financial statement is that information is not available in financial statements about employees relation with management। आप देखें ना कि कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज की सोच क्या है, एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फाई हैं, ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो शो नहीं करेंगी। नेक्स्ट आता है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेमली इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, कुछ लिमिटेशंस आगे वो हमें फर्दर बता रहा है कि पहली लिमिटेशन क्या है, एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट आर ऑलवेज शोन एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस इवन दो द करंट वैल्यू में बी डिफरेंट। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले भी हम कई दफा इसके बारे में बात कर चुके हैं। सम फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स एंड assumptions, मैनेजमेंट कुड पॉसिबली चेंज नेट इनकम बाय चेंजिंग दीज एस्टिमेट्स। कुछ एस्टिमेशंस होती हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट्स को चेंज करती है उन एस्टिमेशंस की बेस पर। इसकी मिसाल मैं दूंगा MGT 401 के टॉपिक नंबर, मैं स्टार्टिंग टॉपिक है शायद, मुझे अब टॉपिक नंबर नहीं याद आ रहा। उसके अंदर क्या था कि हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट की, 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट 6 लाख की होगी, तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 6 लाख की शो करवा देते हैं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की होगी। अब वो 6 लाख की अजम्पशन या एस्टिमेट बेस है, एक्चुअली आपने वो 6 लाख की परचेज नहीं की है, 6 लाख की सेल नहीं कर दी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी 1 लाख की इनकम बढ़ गई, तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है, हम मुख्तलिफ डेप्रेशन मेथड यूज करते हैं, ये भी हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि मैंने बताया कि हमने 5 साल की यूजफुल लाइफ थी एसेट की, 5 साल में एसेट को डेप्रिसिएट कर दिया और एसेट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो बहुत सी चीजें डिफरेंशिएट होती हैं। अब डेप्रिसिएशन के सारे फार्मूलाज वगैरह हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे इसके हवाले से डिटेल में बात नहीं करेंगे। लिमिटेशन है, देयर इज अ सर्टेन अदर आइटम्स विच आर नॉट रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट इवन दो फर्म में कंसिडर देम। ये बात ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि फर्म के पास कोई एसेट या कोई चीज पड़ी हुई है लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं हो रही। जैसे अगर एसेट अभी भी आप यूज कर रहे हैं और वो डेप्रिसिएट होकर जीरो हो गया, तो आपके पास तो पड़ा हुआ है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कोई लेन देन, कोई अमल दखल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 24 तक, 23 और 24 हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गए। लिमिटेशंस को जरूर कीजिएगा, लिमिटेशन का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। इसमें दो तीन चीजें ही हैं और इन दोनों लेक्चर में कुछ भी खास नहीं है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।